मणिपुर से शुरू करते हैं। 6 जजेस का सुप्रीम कोर्ट के जजेस का मणिपुर का दौरा तय करना अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। अगर वो जमीन पर जाएंगे तो वहां उनको जमीन पर हालात मालूम होंगे और उनको सच्चाई भी मालूम हो जाएगी कि क्या हुआ है एक्चुअली, कि जहां प्रधानमंत्री जाने से लगातार बच रहे हैं, जहां लगातार अपने मुख्यमंत्री को उन्होंने बचाने की लगातार कोशिश की, उस मुख्यमंत्री पर आरोप लगते रहे, उनके ऑडियो क्लिप वायरल होते रहे, उनके बारे में तमाम तरह के आरोप लगे और उन्होंने जो कुछ भी किया मणिपुर में, वो इससे पहले कभी नहीं देखा गया। मणिपुर वास्तव में 2 भागों में बाँट दिया गया है। आज की तारीख में भी आज भी हमने देखा है कि वहां कुछ जो ट्राइबल लीडर्स हैं, कुछ चर्च लीडर्स हैं, उन लोगों ने अपील जारी की है, शांति की अपील, कि किसी तरह शांति बरकरार रखी जाए। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने वहां पर कहा कि भाई हाईवेज को खोल दिया जाए, और उस हाईवे पे खोलने के लिए जो बसें चलाई गई उसमें सिविलियंस तो डर के मारे नहीं गए, पुलिस फोर्सेस के ही लोग, पैरामिलिट्री फोर्सेस के ही लोग बसों में भर के गए और पूरे हाईवे पे इतनी बुरी तरह पत्थरबाजी और तमाम तरह से ऑब्स्टेकल लगाए गए कि मतलब ये सोचना मुश्किल है कि किस तरह से एक स्टेट को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। आज कुकी एरियाज के लोग जो हैं वो इम्फाल वैली से होके दिल्ली कलकत्ता नहीं आते, वो पीछे पीछे पहाड़ों से होते हुए मिजोरम जाते हैं, फिर वहां से या फिर उधर से कहीं नॉर्थ बंगाल, ये जो असम का इलाका है, वहां से होते हुए किसी तरह आते हैं और फिर दिल्ली की तरफ आते हैं या कोई और आते हैं। उसी तरह से इम्फाल वैली के लोग वहां नहीं जा सकते। वहाँ जो जनरल एमिनिटीज हैं, नागरिकों की सुविधाओं का बुरा हाल है, शिक्षा तो लगभग समाप्त है, स्वास्थ्य का बुरा हाल है, खाने पीने की समस्याओं का, पेट्रोल का, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि एक युद्ध भूमि में 2 साल से हमारा एक राज्य मणिपुर जो है वो भुगत रहा है। और वहां पर जी। मनमाने तरीके से, जिस तरीके से आज जयराम रमेश कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कई सवाल उठाए हैं, वो सारे सवाल वाजिब हैं कि किस तरह से आपने इनको बनाए रखा। बीरेन सिंह को क्यों बना, अगर दूसरे किसी राज्य में इस तरह से फेल्योर होता शासन का, तो वहां के मुख्यमंत्री तुरंत हटाए जा सकते थे, उनपे तमाम, अगर बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी का होता तो बीजेपी ने सिर्फ मणिपुर नहीं पूरे देश में हंगामा मचा दिया होता। लेकिन आप सोचिए कि वो किस तरह खामोश हैं, अपने मुख्यमंत्री को बचा रहे हैं, उस पर आरोप लग रहे हैं। वहां एक एनजीओ, एक छोटा सा संगठन बना आराम बाई टेंगोल के नाम से। ये अभी हाल में उससे हथियारों का समर्पण राज्य सरकार ने करवाया है, जो नए गवर्नर गए हैं उन्होंने करवाया है। सैकड़ों की संख्या में उसने हथियार जो है वो समर्पण किए, सरेंडर किए। लेकिन कहते हैं कि हजारों के पास, उसके पास और भी हथियार हैं। ये हथियार कहां से आए? ये हथियार वहां की आर्मरी से लूटे गए, स्टेट पुलिस के आर्मरी से लूटे गए, और आप सिंपली उसको कह रहे हो कि सरेंडर कर दो। आपने एक भी आरामबाई टेंगुल के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। क्यों नहीं की? अगर उसने राष्ट्र विरोधी काम किया है, राज्य विरोधी काम किया है, तो पहले उस पर एक्शन होना चाहिए था। लेकिन एक्शन नहीं हुआ और नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें जी। सत्ता में बैठे लोगों का ही उसको संरक्षण प्राप्त था, उन्हीं लोगों ने उसको। जब आप ऐसी कार्रवाइयां करेंगे, और ये कोई छोटा मोटा संगठन नहीं, मैं यूं ही नाम नहीं ले रहा, इस संगठन की जी। ताकत इतनी थी कि उसने मणिपुर के सारे विधायकों को, सारे सांसदों को, जिसमें इंक्लूडिंग मोदी सरकार के कैबिनेट में मिनिस्टर जो एमओएस थे, उन तक की भी परेड करा दी खुलेआम, और सबसे लिखवाया कि तुम लिखो ये शपथ पत्र भर के और दो। ये ताकत कौन दे रहा है? ये जाहिर है कि स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, ये जाहिर है कि आपके पॉलिटिकल लीडर्स का इन्वॉल्वमेंट है। उस पे कार्रवाई न करके वहां की राज्यपाल, जो एक ट्राइबल लीडर थी, उन्होंने खुद जब वहां की पीड़ा बयान की, उनके आंख से आंसू छलक आए, तो उनको वहां से हटा दिया गया। और करीब 6 महीने तक स्टेट जो है वो बिना रेगुलर गवर्नर के रहा। एडिशनल चार्ज में असम के गवर्नर को चार्ज दिया गया। अब जाके एक गवर्नर को दिया गया है, तो वो भी ब्यूरोक्रेट है, फॉर्मर होम सेक्रेटरी रहे हैं। मतलब एक एक ब्यूरोक्रेसी का हैंड वहां पर है, पॉलिटिकल हैंड नहीं है जो इन चीजों को समझ सके। तो मणिपुर एक बहुत गंभीर मसला है।
सैकड़ों लोग जी। मारे जा चुके हैं, समाज दो भागों में बंट गया है। वहां पर अगर सुप्रीम कोर्ट का यह टीम, सुप्रीम कोर्ट की टीम जाती है, वहां 6 जजों की जो एक वो जाती है, तो मुझे लगता है कि कुछ तो वो दर्द महसूस करेंगे और वहां से वापस लौटेंगे तो अब देश को बताएंगे या उसका निराकरण भी वो कर सकते हैं। बात एक। दूसरी जी। बात, जो कुछ भी सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग के मसले पे किया है, मैं बहुत ज्यादा आशान्वित उससे नहीं हूं। उन्होंने ये कहा है ओके। चुनाव आयोग को कि भाई इनको आप 10 दिन के, महुआ मोइत्रा को और एडीआर को कहा कि आप 10 दिन के भीतर आप वहां पे प्रतिवेदन दीजिए और उनसे कहा कि आप उसका फिर निराकरण कीजिए। क्या इससे पहले एडीआर के लोग इलेक्शन कमीशन में नहीं गए थे? क्या ये इलेक्शन कमीशन की अपनी जिम्मेवारी नहीं थी कि ये इन सब चीजों के आंकड़ों को सार्वजनिक करे? या इससे पहले डिमांड, ये 2019 से ये मांग चली आ रही है, पिछले चुनाव से चली आ रही है और लगातार इसको टाला जा रहा है। आज भी थोड़े से सख्ती, मामूली सी सख्ती के साथ एक तरह से टाल ही दिया गया है। क्योंकि आप गौर हुँ। करें कि 16 अप्रैल को इसके बाद सुनवाई होने वाली है और 13 मई को जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो रिटायर हो जाएंगे। तो ये टेन्योर भी निकल जाए कहीं ना कहीं इसके, क्योंकि जब 10 दिनों के अंदर अंदर पहले प्रतिवेदन दोबारा दिया जाएगा तो वो भी कहेंगे ना कि हमको 15 दिन का मौका दीजिए या 1 महीने का मौका दीजिए। तो 10-15 दिन, 1 महीने का मौका चुनाव आयोग ले लेगा या थोड़ी सी चीजें हुँ। ठीक करेगा, कहेगा कि अच्छा और ठीक कर रहे हैं और दे रहे हैं, थोड़ा और मौका दीजिए। तो ये टालने की कार्रवाइयां हो रही हैं। मुझे लगता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसकी गंभीरता को देखते हुए, इसकी महत्ता को देखते हुए, क्योंकि ये देश के एक एक वोटर के इमोशन से जुड़ा हुआ मसला है, यह देश के लोकतंत्र से जुड़ा हुआ मसला है, यह देश में चल रही सरकार की लेजिटिमेसी से जुड़ा हुआ मसला है कि जो सरकारें राज्यों में हो, केंद्र में हो, वो लेजिटिमेट है भी कि नहीं, वो ठीक तरीके से चुन के आई हैं कि नहीं। इस पे जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय को और भी प्रोएक्टिव होकर कदम उठाना चाहिए था, मुझे मुझे उसमें बहुत ज्यादा नजर नहीं आता है। देखिए जी। डिस्क्रिपेंसीज क्या हैं। कुछ में तो हुँ। चुनाव आयोग ने जो पहले कानून बदले हैं, जो केंद्र सरकार ने कानून बदल दिए, जो उन्होंने जो एडवोकेट प्राचा की डिमांड थी कि हमें सर्टेन चीजें दी जाएं, वीडियो क्लिपिंग्स दिए जाएं हरियाणा के मामले में और कुछ आंकड़े दिए जाएं, उसमें तुरंत फुरंत जो है वो केंद्र सरकार ने वो कानून ही बदल दिया कि ये चीजें नहीं दी जा सकती हैं। क्यों नहीं दी जा सकती हैं? वो कह रहे हैं कि इससे आम जनता में जो है वो डाटा लीक होगा और क्या होगा। आज आप देश की सारी इंटरनेट व्यवस्था, सारा डाटा स्टारलिंक को दे रहे हैं तो डाटा लीक नहीं होगा। और चुनाव आयोग से संबंधित एक वकील मांग रहा है जो हमारे लिए न्याय करने के लिए वहां लड़ाई लड़ रहा है, तो आप कह रहे हैं डाटा लीक हो जाएगा। फिर आप कहते हैं इतना ज्यादा वीडियोस और उसको डाउनलोड करना, अपलोड करना मुश्किल होगा। आप केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये इतना डाटा अपलोड या डाउनलोड नहीं हो सकता है। ये बेकार की बातें बिल्कुल। हैं। कुछ है जो आप जी। छुपा रहे हैं। छुपा आप हुँ। महाराष्ट्र में भी रहे हैं। वहां पे 5 महीने, 2019 से लेके 2024 के दरमियान 5 साल का जो वक्त है, उसमें मतदाताओं की संख्या में 45 लाख की वृद्धि हुई है। 45 लाख मतदाता जोड़े गए हैं। उसमें थोड़ा बहुत फिगर्स आप ऊपर नीचे देख सकते हैं। ये क्लेम है। लेकिन 5 महीने में, 5 साल में जोड़े गए 45 लाख, और 5 महीने लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव के बीच में 48 लाख मतदाता जुड़ गए। ये 48 लाख कहां से आ गए 5 महीने में, जबकि 5 साल में हुँ। कुल मिला के 45 लाख होते हैं। कहीं कहीं फिगर वो 32 lakhs और 39 lakhs दिए जा रहे हैं कि नहीं 5 साल में जी। 32 लाख जुड़े और 5 महीने में 39 lakhs। तब भी आश्चर्यजनक डाटा है ना कि अगर 5 साल हुँ। में 32 लाख जुड़ेगा तो 5 महीने में तो 3,3200 जुड़ना चाहिए। तो इतनी बड़ी जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, यह किसी के भी मन हुँ। में सवाल पैदा करती हैं। और अगर चुनाव आयोग के पास जाते हैं तो वो लटकाए रखता है, भटकाए रखता है, घुमाए रखता है और कहता है हम दे नहीं सकते। सर्वोच्च न्यायालय में जाइए तो वो ये कहता है कि जाइए उनको हमने कह दिया है वो देंगे डाटा आपको। इसलिए ये वहां से यहां, यहां से वहां हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि अभी जी। कोई
ऐसा कंक्रीट फैसला हुआ है जिसमें आम हम्म। जनता को उनके दिमाग में चुनाव आयोग के प्रति जो शक पैदा हो गया है उसको खत्म करने के लिए कोई स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया हो। आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि आज अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, वह बार बार वहां पिछले चुनाव से लेके आज भी वो बैलेट पर चुनाव कराने की बात करते हैं। वहां जी। अमेरिका का चुनाव 98% जो है वो बैलेट से होता है, क्योंकि जो मशीनों से भी होता है उसके 100% जो पेपर जो स्लिप निकाले जाते हैं वो मिलान किए जाते हैं। तो हम क्यों नहीं उसको फॉलो कर रहे हैं? हम क्यों नहीं अपने इस महान लोकतंत्र को एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था दे सकते हैं? ये एक ऐसी चीज है जो पार्टी कोई भी जीते, हमें मतलब नहीं है कि बीजेपी जीत रही है कि कांग्रेस जीत रही है। हमें यह मतलब बिल्कुल। है कि जनता का दिया हुआ एक एक वोट ईमानदारी से जिसको उसने दिया उसको गया है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने चलिए कम से कम इतना कहा कि चुनाव आयोग उस पर कुछ करे, इसको हम पॉजिटिव मानते हैं।